कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है बच्चों में एम्ब्लियोपिया, आलसी आंखें और दृष्टि दोष। डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ में उपस्थित हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विदुषी शर्मा। यदि आप भी इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 294114 कोटा का STD कोड 074। तो किस तरह के व्यवहारिक लक्षण व्यवहार में हम उसको देखेंगे और शारीरिक लक्षण कैसे होंगे जिससे कि हम ये पता कर सके कि बच्चे को एम्ब्लाइपिया है। देखिए क्या है कि दृष्टि दोष में किसी में भी आपको माँ बाप अगर बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है। जैसे ये जो एम्ब्लायोपिया और दृष्टि दोष है काफ़ी रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा दृष्टि दोष की भी बात करती हूँ। तो बच्चों में कोई भी दृष्टि दोष 3 तरह के होते हैं। मायोपिया जिसमें कि दूर का कम दिखाई देता है, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें पास का कम दिखता है, और एस्टिग्मैटिज्म जिसमें सिलिंड्रिकल नंबर्स होते हैं। अब मायोपिया में क्या है कि बच्चे को दूर का अच्छा नहीं दिखता, तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा टीवी पास जाके देख रहा है या बार बार आप पीछे बिठाते हैं, बच्चा आगे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि उसको दूर का देखने में प्रॉब्लम है। या अगर टीवी पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है और उसको पढ़ने के लिए वो पास जाता है, तो ये इंडिकेशन है कि उसको दूर का कम दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में इतना जल्दी कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि जो बच्चों की बुक्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं उसमें। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बारीक जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं, उस टाइम वो थोड़ा सा उसको दिक्कत आती है फोकस करने में, तो आपको लगता है कि पास का कम दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों आंखें बंद करके, एक एक आंख बंद करके, मतलब अगर आप चेक करेंगे और दोनों आंखों में बराबर विजन नहीं है तो भी पता चलता है। और छोटे बच्चों के लिए जैसे मैं कई बार बोलती हूँ मम्मियों को कि वो हाथ में रंग बिरंगी सौंफ आती है या कुछ गोलियां आती हैं जो बहुत छोटी छोटी है, वो हाथ में रख लें और बच्चे को गोद में बिठा के अगर एक एक आंख बंद करके उनको उठाने को बोलेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा कि एक आंख से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, दूसरी से थोड़ा कम दिख रहा है। अगर आंख टेढ़ी होती है और दिमाग में 2 इमेज अलग अलग जगह पे जा रही है, डबल टाइप विजन है, तो उसमें भी टेढ़ी आंख सप्रेस हो जाती है और एम्ब्लायोपिया हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी बच्चे की आंख टेढ़ी दिखती है तो उसका हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और खासतौर से अगर कोई आंख टेढ़ी दिखती है तो उसको तो जल्दी से जल्दी दिखाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आंख टेढ़ी है तो वो सबसे पहले तो उसका कारण देखना है कि कुछ बच्चों में चश्मे के कारण या कोई बीमारी के कारण आंख टेढ़ी हो सकती है। अगर चश्मा है तो कम उम्र पे अगर आप चश्मा लगाएंगे तो कई बार वो टेढ़ापन ठीक भी हो सकता है और एम्ब्लायोपिया होने से बचा भी जा सकता है। तो तिरछापन चश्मे की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, तिरछेपन के कारण एम्ब्लायोपिया भी हो सकता है। तो ये कोई भी आंख ऐसे दिखती है, इसीलिए सभी बच्चों में रेगुलर स्क्रीनिंग और आंख की जांच बहुत ज़रूरी है। मैम, हम बात कर रहे थे व्यवहार में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, किस तरह के शारीरिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कारण क्या होते हैं इसके पीछे। सबसे जो कॉमन कारण है वो तो चश्मे के एसिमेट्रिकल नंबर्स, मतलब दोनों आंखों में अलग अलग नंबर हो, या दोनों आंखों में प्लस नंबर्स थोड़े ज्यादा हो, या सिलिंड्रिकल नंबर्स हो, इस तरह के नंबर्स अगर होते हैं तो लेजी आई हो सकती है, एम्ब्लायोपिया हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को स्क्विंट है, तिरछापन है, तो जो आंख टेढ़ी है उसमें थोड़ी सी रोशनी कम हो जाती है। मोटे तौर पे कॉमन कारण तो यही है जिनके कारण की एम्ब्लायोपिया होता है। ऑफ कोर्स नजर कम तो बहुत सारी वजह से हो सकती है। अगर किसी बच्चे को पर्दे की प्रॉब्लम है, या किसी बच्चे में कोई बनावटी खराबी है, या कई बार जन्मजात मोतियाबिंद भी होता है, किसी में कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है, काला पानी वगैरह भी बचपन में होता है। तो नजर कम होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जिसको स्पेसिफिकली एम्ब्लायोपिया बोलते हैं, जिसमें कि आंख सुस्त हो जाती है दिमाग से प्रोसेसिंग के तौर पे, वो मोटे तौर पे चश्मे के एसिमेट्रिकल नंबर्स के कारण और तिरछी आंख के कारण होता है। और इसमें भी ये जो है इम्पोर्टेंट बात है कि जो सबसे कॉमन दृष्टि दोष होता है, सबसे कॉमन चश्मे का प्रॉब्लम बच्चों में, वो मायोपिया होता है जिसमें दूर का कम दिखता है। इन केसेस में जनरली एम्ब्लायोपिया नहीं होता, क्योंकि बच्चों को पास का अच्छा दिखता है और वो पास का ही ज्यादातर काम करते हैं। तो एम्ब्लायोपिया प्लस नंबर्स में या सिलिंड्रिकल नंबर्स में देखा जाता है। ज्यादातर बच्चों को मायोपिया होते हैं, माइनस में नंबर्स हैं, वो एज के साथ बढ़ते हैं। करीब 18-20 की उम्र तक जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है माइनस नंबर्स बढ़ सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। वो ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए कुछ प्रावधान होते हैं, जैसे कि कुछ आई ड्रॉप्स आजकल आती हैं, बच्चे को थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ वगैरह कराएं। सिलिंड्रिकल नंबर 2.5 कम बच्चों को होता है। अगर है और आपने केरेटोकोनस बीमारी के बारे में पूछा, तो केरेटोकोनस बीमारी में सिलिंड्रिकल नंबर ज़्यादा होता है और सिलिंड्रिकल नंबर लगातार बढ़ सकता है। इसके लिए जांच होती है, कॉर्निया की करते हैं, CPR बोलते हैं इसको। तो इसमें ऐसा करने से कॉर्निया आपका थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लगातार उसकी शेप नहीं बदलती और चश्मे का नंबर लगातार नहीं बढ़ता, तो ये ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक तरह का रोकथाम है कि बीमारी आगे ना बढ़ती जाए। ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं है कि बिल्कुल मतलब नंबर हट जाए और सब कुछ हो जाए, लेकिन लगातार नंबर ना बढ़े और वो बीमारी आगे ना बढ़े, उसके लिए C3R ट्रीटमेंट कॉमनली करते हैं। देखिए, कैटरैक्ट एक उम्र संबंधित बदलाव है एक तरह से आँख में। जब आपके आँख का ट्रांसपेरेंट लेंस धुंधला हो जाता है तो ऑपरेशन कब कराना चाहिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और मेरी सलाह यही रहेगी कि जब आपको अपना काम करने में कोई दिक्कत आ रही हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारा टाइम हो दिक्कत, जैसे जब शुरुआत में मोतियाबिंद होता है तो कुछ लोगों को घर के अंदर काम करने में ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर धूप में जाते हैं और आपकी पुतली सी कुड़ती है तो कम दिखने लगता है, या ड्राइविंग में दिक्कत होने लगती है। तो जब आपको लगे कि आपको काम करने में दिक्कत आ रही है, तब आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेबल तो देखिए, आप कैटरैक्ट किसी भी स्टेज पे ऑपरेट कर सकते हो और सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का सारा दिन गाड़ी चलाने का काम है, या कोई पायलट है, या ऐसा कुछ है, उनको जल्दी आवश्यकता पड़ सकती है। कोई बुजुर्ग औरत है और उनको इतना ज़्यादा काम नहीं है, वो घर के अंदर रह सकती है, उनको देर से भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका विजन से भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस विजन पे कराना ही है। कई बार लोगों को 6/9 विजन पे भी, क्योंकि उनका कैटरैक्ट ऐसा होता है इस जगह पे कि पोस्टीरियर सब कैप्सुलर या इस तरह का, कि जैसे ही धूप में जाते हैं उनको कम दिखता है, तो कम विजन, अच्छा विजन होता है तो भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे मैंने बोला, क्लिनिकली तो हम लोग एक यही देखते हैं कि कई बार बोलते हैं कि हार्ड कैटरैक्ट है, और आजकल जो फेको ऑपरेशन करते हैं उसमें हार्ड कैटरैक्ट ज़्यादा हो तो दिक्कत होती है। तो इसलिए डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि भले आपको अभी दिख रहा हो, लेकिन थोड़ा जल्दी करा लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा। तो क्लिनिकली हम हार्डनेस देखते हैं, विजन भी देखते हैं, और उसके बाद में कैटरैक्ट का ऑपरेशन कभी भी इमरजेंसी तो होता नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको लगभग 6 से 3 दिख रहा है तो आपको ऑपरेशन के लिए सलाह देते हैं, लेकिन वो चीज़ पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से भी वेरी कर सकती है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या काम करते हैं। अगर आप अर्ली कैटरैक्ट कराएं चाहे थोड़ा सा लेट कराएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद में कभी कभी आफ्टर कैटरैक्ट हो सकता है, जिसको कहते हैं कि झिल्ली मोटी हो गई, और उसके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, उसके लिए कोई दोबारा ऑपरेशन भी नहीं होता। ओपीडी में लेजर मशीन से उस झिल्ली को साफ कर देते हैं। सो अगर आप अर्ली कैटरैक्ट भी कराते हैं तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है कि अर्ली कैटरैक्ट कराने में कोई ऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी, या आपको कोई अर्ली कराने से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जनरली लोग तभी कराते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, उनको कम दिख रहा है। मैम, कारण की हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि नेत्र संबंधी यदि संरचनात्मक कोई कॉम्प्लिकेशन से आंख तिरछी है तो ये समस्या हो सकती है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यदि बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ है या जन्म के समय बच्चे का वजन कम है तो भी क्या उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है? अगर टाइम से पहले प्रीमेच्योर बर्थ होता है, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, तो उनमें जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो बीमारी है आरओपी या रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जैसा कि नाम ही उसका ये है कि प्रीमेच्योरिटी के कारण होता है। खास तौर से उन बच्चों में जिनका बर्थ वेट कम है, जिनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जिनको ऑक्सीजन मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया और उसका जो पर्दे का डेवलपमेंट है, जो गर्भ के अंदर पूरा होता, वो एक तरह से रुक गया बीच, और ये सब प्रीमेच्योर बर्थ और सब आईसीयू ट्रीटमेंट के कारण उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि आपको एक विशेषज्ञ डॉक्टर से, पर्दे के डॉक्टर से, हर प्रीमेच्योर बच्चे की उसके क्राइटेरिया है कि इस इतने टाइम से पहले हो जाए, इतने वेट से कम हो, तो हर प्रीमेच्योर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए नर्सरी में ही कि उनको आरओपी तो नहीं डेवलप हो गया। और फिर उसको आप रेगुलरली देखते हैं कि भाई उनको आरओपी जो पर्दे का डेवलपमेंट है वो ठीक हो रहा है या नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रही है, और उसका इलाज करना पड़ता है। एम्ब्लायोपिया एज सच प्रीमेच्योरिटी के कारण तो नहीं होता, लेकिन जितने भी प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनमें स्क्विंट होने की संभावना अधिक होती है उनमें। और जिससे मैंने आपको बताया कि एम्ब्लायोपिया के मेजर कारण तो यही है कि दृष्टि दोष या अनइक्वल और तिरछी आंखें, लेकिन कुछ और रेयर चीजें भी हैं, जैसे जन्मजात मोतियाबिंद हो या बचपन का मोतियाबिंद हो, इस तरह की उनमें भी एम्ब्लायोपिया होती है। तो रेयर बीमारियां प्रीमेच्योर बच्चों में होने की रिस्क पड़ती है। देखिए, नॉर्मली अगर ग्लाकोमा होता है तो एक हम बोलते हैं टारगेट प्रेशर, बोलते हैं कि टारगेट हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए, और नॉर्मली हम चाहते हैं कि आप मरीज का टारगेट प्रेशर 15-16 तक आ जाए। अगर आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं और आपका 20-22 प्रेशर रहता है
तो आजकल कई तरह के ग्लोकोमा के ड्रॉप्स हैं। आप ड्रॉप्स मतलब उसमें एक ड्रॉप से नहीं होता है तो दो ड्रॉप्स लेते हैं, कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स लेते हैं, 3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। तो पहले तो ड्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका प्रेशर कम हो जाए, और वो आपके डॉक्टर आपको बता रहे होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल ग्लोकोमा मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारा प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर कभी कभी ग्लोकोमा के सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आपने जैसे बताया कि आपके एक ही आंख में प्रॉब्लम है और ड्रॉप्स डाल के कम नहीं हो रहा, तो आपने जांच तो कराई ही होगी, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई कारण तो नहीं है जिससे कि उस आंख में आंख का प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये आप करें। बाकी अगर फिर भी मैक्सिमम पॉसिबल मेडिसिन लेने के बाद, आई ड्रॉप्स डालने के बाद भी प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अब आपके स्पेसिफिक केस के बारे में तो मेरे लिए बताना मुश्किल होगा जाकिर जी, लेकिन जो जैसा आपने बताया कि बाहर जो करते हैं वो एक स्क्रीनिंग टाइप नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री होती है जिसमें एयर पफ डाल के प्रेशर चेक करते हैं और फिर एप्लानेशन करते हैं। नॉर्मली एप्लानेशन को गोल्ड स्टैंडर्ड टेंशन माना जाता है कि वो एक्यूरेट होता है। 1-2 मिलीमीटर ऊपर नीचे प्रेशर हो सकता है, और जैसा कि अगर मान लीजिए, ये इस पे भी डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर्स ने आपको स्पेशली ज़्यादा मेडिसिन नहीं बढ़ाई है तो कई बार ये भी होता है कि आपको जैसे ना प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है लेकिन आंख में अदरवाइज कोई चेंज नहीं है, आपकी देखने की नस बिल्कुल नॉर्मल है, उसके ऊपर आंख के प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं है, या आपका विजुअल फील्ड नाम का टेस्ट कराया है जिसमें भी आंख के प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं है और शुरुआती स्टेजेस में है, और अगर 20 के करीब भी प्रेशर है तो आप इतना चिंता ना करें उसको लेके, क्योंकि ये इस पे भी डिपेंड करते हैं कि आंख के प्रेशर का आंख के ऊपर असर हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिफिकली पूछा, तो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन नाम की भी एक बीमारी होती है जिसमें कि आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ आता है लेकिन हमें और कोई लक्षण नहीं दिखता आंख के अंदर आंख के प्रेशर के प्रभाव का, तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल मतलब लग के ट्रीटमेंट करें और प्रेशर नीचे लेके ही आए। अगर ऐसा उनको लग रहा है डॉक्टर्स को कि आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन उसका आंख पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो यही सोच के शायद उन्होंने बहुत एग्रेसिवली प्रेशर को कम करने की कोशिश नहीं करी होगी। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में विमर्श कर लें। और ग्लोकोमा में प्रेशर के अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं, जो बाकी जांचें होती हैं वो सब बिल्कुल हेल्दी है, तो ज़्यादा चिंता ना करें, लेकिन रेगुलर फॉलोअप पे रहें जिससे कि प्रेशर बढ़े नहीं और जितना कम हो सके वो हो जाए। चिंता मत करें, अगर स्टार्टिंग है तो आपका सब इलाज जो है वो बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। आपका फील्ड टेस्ट, फंडस और सब कुछ हो चुका है और आप अपना इलाज रेगुलरली कराते रहें। जी जी, थैंक यू मैम। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चे खासकर बचपन में वो गिर जाते हैं, पलंग से गिर जाते हैं, ऊंचाई से गिर जाते हैं, या कभी कभी वो खेलते हुए आंखों में नुकीली कोई चीज़ डाल लेते हैं, तो उससे भी क्या एम्ब्लोलाइपिया हो सकता है? ऐसे गिरने से पर से तो एम्ब्लायोपिया नहीं होता, लेकिन अगर गिरने से कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे उनको कि गिरने से आंख के ऊपर ही चोट लग जाए, जिस केस में कि कभी कभी ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट बन जाता है। हालांकि ये चीजें गिरने से तो कम ही होती है, क्योंकि जब बच्चा गिरता है तो आंख में चोट कम लगती है। गिरने से तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बच्चा गिर गया और किसी ऐसी चीज पे गिरा कि आंख में इंजरी हो गई, तो वो तो एक अलग ही ट्रैक हो जाता है कि आंख में एक जिसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, आंख में पुतली कट गई या आंख में कोई छोटा मोटा कट लग गया, तो उसको तो एक इमरजेंसी में इलाज कराना पड़ता है। तो वो एक अलग ट्रैक है, उसमें बहुत सारी चीज़ हो सकती है, गिरने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और वो कई बार इमरजेंसी में ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है। बस एक ही चीज़ है कि हाँ, अगर गिरे और एक तरह से ब्लंट ट्रॉमा जिसमें कि कट कुछ नहीं लगा लेकिन मोतियाबिंद हो गया ट्रॉमा के कारण, तो एम्ब्लायोपिया हो सकता है, पर वो एम्ब्लायोपिया कॉमन कारण नहीं है। कॉमन कारण नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि भींगापन इसका एक कारण है या इसके कारण से भींगापन हो सकता है? दोनों चीजें हैं। अगर किसी को भींगापन है तो उसमें एम्ब्लायोपिया होता है, क्योंकि वो आंख तिरछी है, और जैसा मैंने बोला कि जब आंख तिरछी है तो उसकी इमेज अलग है और दूसरी वाली आंख की इमेज अलग है, डबल इमेज बन रही है, तो दिमाग टेढ़ी वाली आंख की इमेज सप्रेस कर देता है। लेकिन साथ ही साथ जिन बच्चों को चश्मे का नंबर बहुत अलग अलग होता है, और जैसे एक आंख में बहुत ज्यादा नंबर है और उस आंख में एम्ब्लायोपिया हो गया, तो उस आंख की भी टेंडेंसी होती है कि वो आंख टेढ़ी हो जाए, क्योंकि उस आंख में दिख ही नहीं रहा, तो आंख एक तरह से पोजीशन ऑफ रेस्ट या जो है वो तिरछी हो सकती है। तो ज्यादा कॉमन तो यही है कि जब आंख तिरछी होती है तो उसमें एम्ब्लायोपिया होता है। लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज्यादा चश्मे के नंबर में डिफरेंस है, एक आंख में नजर बहुत कम है, एम्ब्लायोपिया है, तो वो जो कम नजर वाली आंख है वो तिरछी हो सकती है। जी।
बच्चों में मुख्यतः ये देखने को मिलता है कि एडल्ट्स को भी हो सकता है। हाँ, एम्ब्लायोपिया तो अगर है तो रहेगा, और अगर बचपन में ट्रीटमेंट नहीं हो पाया या बचपन में किसी कारणवश डायग्नोज नहीं हो पाया, मिस हो गया, तो फिर कई बार एडल्ट्स में पता चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आंख की कभी जांच ही नहीं कराई लोगों ने, और फिर जब पहली बार जांच कराई तो पता चला कि एम्ब्लायोपिया है। तो बीमारी तो बचपन की है, पर अगर मिस हो जाएगी तो कभी कभी एडल्ट्स में भी पता चलेगी। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन तो क्या है, कॉम्प्लिकेशन यही है कि उसमें आंख में कम दिखाई देता है, और फिर जब आप बड़ी एज पे उसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो आंख का जो आंख और दिमाग के सब प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट फेज है 7-8 साल की उम्र तक, तब तक ही आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस एज के बाद आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो ट्रीटमेंट इतना सफल नहीं होता है। तो यही है मेन कॉम्प्लिकेशन की टाइमली ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं तो परमानेंटली नजर कम ही रह जाती है। छोटे बच्चे में जो आंसू परमानेंटली आते हैं वो नॉर्मली टीयर डक्ट ब्लॉक होने के कारण आते हैं। सभी लोगों में एक आंसू की नली होती है जिससे आंसू आंख से नाक में, नाक से गले में जाते हैं, और कई बार बच्चों में वो नली बंद होती है जिसके कारण आंसू आते रहते हैं, कभी कभी गीजर भी आ सकती है। तो उसके लिए मालिश वालिश करनी होती है, जिससे ज़्यादातर बच्चों में खुल जाती है आंसू की नली, और अगर फिर भी नहीं खुल पाती है तो फिर उसको सिलाई डालने का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से परामर्श लें कि मालिश करने का सही तरीका क्या है। पहले मालिश करें, मालिश से ना ठीक हो तो सिलाई डलवाएं। सिलाई से 95% बच्चों में ठीक हो जाती है, पर ऐसी कोई समस्या नहीं होती। ज़्यादातर लोग बेहोश करके सिलाई डालते हैं, तो ऐसा कोई परमानेंट समस्या नहीं होती। उसके बाद छोटा सा प्रोसीजर है। जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैम, उपचार के शुरुआती स्टेजेस क्या हैं? देखिए, जब एम्ब्लायोपिया किसी बच्चे में डायग्नोज होता है तो पहली बात तो उसका कारण आपको देखना है। तो अगर चश्मा के कारण एम्ब्लायोपिया है तो आपको सही नंबर का चश्मा लगाना है, वो फर्स्ट चीज़ है। अगर स्क्विंट है तो उसको भी देखना है कि स्क्विंट जो कई बार स्क्विंट का ऑपरेशन करने से पहले चश्मे का टेस्ट करते हैं, और स्क्विंट का ऑपरेशन करने से पहले नॉर्मली ऑक्लूजन ये एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे जो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का वो है ऑक्लूजन या पैचिंग, मतलब आप आंख को बंद करते हैं, आंख में पट्टी लगाना। जी, पट्टी लगाते हैं। और अगर ज़्यादातर एम्ब्लायोपिया एक आंख में होता है तो इसमें जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि आप जो अच्छी आंख है उसको कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो अपनी कमज़ोर आंख से देखेगा, दिमाग उसको वापस ठीक से प्रोसेस करेगा, और जो दिमाग के लेवल पे सप्रेशन हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। तो ये इसका कितने टाइम पैच करना है, कितनी टाइम तक खुली रखना है, ये बच्चे की एज पे भी निर्भर करता है, विजन पे भी निर्भर करता है। इसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कुल मिला के जो मेन स्टे है वो पैचिंग का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा पैचिंग के साथ साथ जो आंख कमजोर है उसको उस टाइम पे आंख को यूज करना है, जिससे कि वो एक तरह की एक्सरसाइज समझ लें। जितना बच्चा अपनी कमजोर आंख को अच्छी आंख को बंद करके कमजोर आंख को यूज करेगा, उतना इसका ट्रीटमेंट से फायदा मिलेगा। तो मेन स्टे तो पैचिंग ही है। अब जैसे अगर एक आंख में एम्ब्लायोपिया है तो आप अच्छी आंख को करीब कम से कम 6, जैसे कुछ लोग पार्ट टाइम ऑक्लूजन करते हैं, दिन में 5-6 घंटे बोलते हैं, कुछ लोग सारा दिन बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी आंख को इतना भी ना बंद करे कि वो वीक पड़ जाए, क्योंकि वो देख ही नहीं रही है। तो आपको काफी टाइम तक बंद रखना है, लेकिन कुछ टाइम अच्छी आंख को खोलना भी है। और फिर ये रेगुलर फॉलो अप चाहिए इसके लिए, जिससे कि ये असेस किया जा सके कि इसका कितना फायदा हो रहा है। और बच्चों में करने में दिक्कत जरूर आती है पैचिंग, क्योंकि वो इतना आसानी से नहीं करवाते, खासतौर से जब आप उनकी अच्छी आंख बंद करेंगे उनको कम दिखेगा। पर यही एक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, पैचिंग के वक्त भी चश्मा कंटिन्यू करना है? जी बिल्कुल, चश्मा तो लगाना ही है, क्योंकि अगर आपने अच्छी आंख बंद कर दी लेकिन कमजोर आंख पे चश्मा नहीं लगाया तो उसकी इमेज तो फिर वो कारण तो वहीं का वहीं रहेगा कि इमेज ब्लर्ड बन रही थी, इसलिए एम्ब्लायोपिया हुआ था। तो चश्मा तो सबसे पहले लगाना है आपको। वो फर्स्ट चीज है कि आप सही नंबर का चश्मा लगाएं, फिर ऑक्लूजन करें। दृष्टि दोष तो आपको चेकअप पे पता चल जाएगा। घर में तो आप यही कर सकते हैं कि आप अपनी एक एक आंख बंद करके और दूर पे लिखा हुआ कोई, जैसे कैलेंडर लटका हुआ है तो उसके ऊपर नंबर्स पढ़े, या टीवी में कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो उसको एक एक आंख बंद करके देखें, तो आपको दूर का दृष्टि दोष पता चलेगा। अगर आपको पास का धुंधला दिख रहा है या एक आंख बंद करने पे कुछ मतलब ब्लर दिख रहा है, तो इन चीज़ों से पता चलेगा। बाकी चेकअप पे पता चलेगा कि आपको दृष्टि दोष है।
अगर दर्द हो रहा है और फिर अचानक धुंधला दिखता है फिर ठीक हो जाता है, तो ये दृष्टि दोष के कारण नहीं होता। इसके और अन्य कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी आंख का प्रेशर बढ़ रहा हो, कभी धुंधला दिख जाता है, कभी कुछ सबएक्यूट सा अटैक पड़ रहा हो, तो इसके लिए तो आप जाके जांच कराएं तो पता चल पाएगा कि क्यों आपको अचानक धुंधला दिखता है या आंख में दर्द होता है। जी धन्यवाद मैम। पैचिंग के बाद किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो काफ़ी छोटा होता है, माता पिता किस तरह की सावधानियां रखें, जैसे चेहरा धोते वक्त या कुछ और भी जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं वो करते वक्त किस तरह की सावधानियां रखें? देखिए, जो बच्चे को इतना पैचिंग नहीं करते कि पूरा दिन ही करना पड़ेगा, तो आप बच्चे को नहला धुला के और उसके बाद ही पैचिंग करेंगे। नॉर्मली पैचिंग स्कूल गोइंग किड्स में ज़्यादा कॉमन होती है। बहुत छोटे बच्चों में तो पहले आप चश्मा वगैरह लगाते हैं और बाकी चीज़ें ट्राई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका स्कूल गोइंग बच्चा है, तो आप जब उसको स्कूल भेजते हैं और आपको सबसे पहले तो टीचर से बात करनी पड़ेगी। इन चीज़ों का क्या है कि फिजिकल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक बात है और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चा मान लीजिए स्कूल में पट्टी लगा के जा रहा है और उसके साथ के बच्चे इतने थोड़े सेंसिटिव है और थोड़ा चिढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को आपको ये नहीं करना कि आंख ट्रीट करने के लिए वो बेचारा बच्चा डिप्रेस ही हो जाए। तो आप टीचर से बात कर लीजिए। अगर बच्चा इसको लेके बहुत ही परेशान है कि स्कूल में नहीं लगाना चाहता, तो स्कूल से आते ही लगा दीजिए। और लोगों को, पेरेंट्स को जनरली एडवाइस करती हूँ कि वेकेशंस का टाइम आप बहुत यूज़ करें जब आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि पैचिंग करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप आँख के ऊपर माइक्रोपोर मतलब कुछ टेप वेप लगा सकते हैं, या चश्मे के ऊपर बने बनाए ऑक्लूडर आते हैं, या जैसे बैंडेड होता है उस तरह के ऑप्टिक ग्लूड पैच आते हैं। तो वो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर टेप से या ऑप्टिक ग्लूड जैसी चीज़ बच्चे की स्किन को नहीं सूट कर रही है, तो आप वो चीज़ ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे शुरू में ट्राई करें जो बच्चे को कंफर्टेबल है। और ये भी ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी है कि खाली चश्मे को आप पट्टी लगा ले उससे नहीं होगा, क्योंकि बच्चा चश्मा नीचे करके सब कुछ देख लेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसको जो भी आप ऑक्लूजन कर रहे हैं उसके बाद बच्चे को आंख से दिखाई नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि आपने चश्मे को थोड़ा सा पट्टी लगा ली और उसके बाद में बच्चा चश्मा नीचे करके सब कुछ देख ले रहा है, या चश्मे के ऊपर नीचे से उसको सब दिख ही रहा है। तो सर्जरी के लिए हम कब जाते हैं? ऑक्लूशन के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी नहीं करते, लेकिन जो अन्य बीमारियां हैं जिनके कारण एम्ब्लायोपिया हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया एक रेयर कारण है कि बच्चों में जन्मजात मोतियाबिंद है जिसके कारण एम्ब्लायोपिया है, या किसी को स्क्विंट है, तो उनको वो बीमारी ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर कैटरैक्ट है सिग्निफिकेंट तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार स्क्विंट की सर्जरी भी छोटे बच्चों में एडवाइस करते हैं। तो एम्ब्लायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए तो सर्जरी नहीं करते, लेकिन जो बीमारी है जिसके कारण एम्ब्लायोपिया है उसके लिए कभी कभी सर्जरी करते हैं। क्या कोई थेरेपी या कोई आई ड्रॉप्स भी होती है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं? किसी तरह की कोई विशेष थेरेपी? थेरेपी ऐसे नाम बहुत सारे प्रचलित हैं, जैसे प्लियोप्टिक्स थेरेपी है, या कुछ आजकल कंप्यूटर बेस्ड थेरेपीज आती हैं जिनमें कि आप जो वीक आई है उसको अलग अलग तरह के पैटर्न्स, कंट्रास्ट वगैरह दिखाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं है, क्योंकि ये है मतलब एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फीजिबल भी नहीं है, और हर इंसान इसको कर भी नहीं सकता। तो प्रचलन में नहीं है ज़्यादा। प्रचलन में तो ऑक्लूशन है, और कभी कभी कुछ ड्रॉप्स डालते थे, जैसे पैचिंग की बजाय अच्छी आंख के विजन को धुंधला करने के लिए कुछ लोग ड्रॉप्स भी डालते थे पहले, लेकिन आजकल वो चीज़ें कम प्रचलन में है। मेन चीज़ है पैचिंग। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ हैं जैसे लीवोडोपा वगैरह। एक टर्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग एक तरह से प्लास्टिक है। वो जैसे हम स्ट्रोक के बाद बोलते हैं कि दिमाग लचीलापन है, वो उसको करते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे लीवोडोपा वगैरह यूज़ कर सकते हैं पैचिंग के साथ। क्या कोई एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे इसको ठीक किया जा सकता है काफ़ी हद तक? एक्सरसाइजेस हैं, और आप जैसा कि जो मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड एक्सरसाइजेस भी हैं, कुछ नई प्रचलन में भी आ रही हैं जो आपको मॉनिटर से अलग अलग तरह के पैटर्न्स दिखाते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपकी वीक आई, जो कमज़ोर आंख है, जो एम्ब्लायोपिक आंख है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए एक तरह से, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है। बस जैसे मैंने बोला कि आपको कुल मिला के इंश्योर करना है कि आपकी जब आप पैचिंग करें अच्छी आंख की, तो कमज़ोर आंख से काम करें। ऐसा नहीं कि बच्चे ने अच्छी आंख को बंद किया और उसके बाद में बस सो रहे हैं या कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। जी मैम, आँखों की किसी भी तरह की समस्या से निजात पाने के लिए, खासकर हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं,
तो बच्चों की आंखों की जांच कब कब की जानी चाहिए और किस उम्र से जांच शुरू हो जानी चाहिए? समय बहुत कम है हमारे पास। जी बिल्कुल, तो आप संक्षेप में। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, थोड़ा बहुत पढ़ने लगता है, ABCD कुछ भी, तो बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। और फिर आजकल तो स्कूल हेल्थ में विजन स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर साल स्कूल में होनी ही चाहिए। उस स्क्रीनिंग में कुछ भी पता चलता है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और साल में अगर सब कुछ नॉर्मल है, पहली स्क्रीनिंग नॉर्मल आ गई है, तो भी आपको साल 2 साल में एक चेकअप करवाई लेना चाहिए। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आई होप श्रोताओं को भी इससे कुछ जानकारी मिली होगी।